भैया जी कहीं मैं आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए एक बार फिर मैं आपके बीच में हाजिर हूं। मेहमानों से तारुफ कराऊं उससे पहले बंगाल की राजनीति के बारे में बातचीत जरूरी। बंगाल का चुनाव बस कुछ कहना चाहिए हफ्तों की दूरी पर है और बातचीत का सिलसिला वहां भी शुरू होगा बहुत जल्द। भैया जी कहीं आपको गलियों में घूमते हुए नजर आएंगे जैसे तमाम चुनाव में होता है। जी हाँ, लेकिन बंगाल की राजनीति के बारे में कहा जाता है कि ममता बनर्जी का जहां तक सवाल है वो बड़ी जीवट की शख्सियत है। उनके विरोधी भी मानते हैं कि बहुत जीवट है, बहुत मजबूत, अगर जीवट को कहें ट्रांसलेट करें तो बड़ी मजबूत विरोधी हैं वो। लेकिन इस वक्त जो चुनाव है उसमें उनकी तरफ से तमाम सारी समस्याएं उनको सामने नजर आ रही हैं और एक तरफ उनके विरोधी जो हैं सियासत कर रहे हैं तो दूसरी ओर सीबीआई का शिकंजा भी है। कोयला घोटाले मामले में ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा से सीबीआई ने पूछताछ की और अगर बात कहें कि क्या कुछ निकल के जो आया है उससे पता चलता है कि अपनी बहन मेनका गंभीर की तरह रुजिरा ने भी सीबीआई के सवालों का सामना बहुत अच्छी तरह से नहीं किया। लेकिन यहां से बात शुरू करेंगे और सिरे पे पहुंचेंगे जब हम अपने मेहमानों से आपका तारुफ करा रहे होंगे। तो सबसे पहले ये सवाल देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बंगाल में सीबीआई जांच पर मचा घमासान। भतीजे की ढाल बनी ममता बनर्जी। सीबीआई से पहले शांति निकेतन पहुंची ममता। 5 मिनट की मुलाकात पर कई सवाल। बंगाल की सियासत में अभिषेक बनर्जी का बंगला शांति निकेतन अब एक ऐसा केंद्र बन गया है जहां जांच एजेंसी सीबीआई और खुद बंगाल की सीएम चक्कर लगा रही हैं। कोयला कांड में फंसे अभिषेक बनर्जी के परिवार को इस चक्रव्यूह से निकालने के लिए ममता बनर्जी पहले से ही मोर्चा संभाल चुकी हैं। लेकिन शांति निकेतन से आई ये ताजा तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां करती हैं। सीबीआई जब अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा बनर्जी से पूछताछ करने के लिए पहुंचने वाली थी कि उससे पहले सफेद गाड़ियों की ये कतार शांति निकेतन आकर ठहर गई। जल्द ही लोगों को जो तस्वीरें दिखाई दी वो हैरान करने वाली थी, क्योंकि ममता बनर्जी अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी के घर पहुंच गई थी। उस वक्त घड़ी के कांटों में 11:25 हो रहे थे, लेकिन ठीक 5 मिनट बाद यानी कि 11:30 पर ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी के घर से बाहर निकल आई। देखिए यहाँ की तस्वीरें दिखाते हुए मैं आपको बताती हूँ, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अभी से करीब 5 मिनट पहले यहाँ पहुंची और अब यहाँ से बाहर निकल रही हैं और ये कहा जा सकता है कि ये संदेश देने का कोशिश हो सकता है ममता बनर्जी की तरफ से कि परिवार के साथ वो खड़ी हैं, चाहे अभिषेक हो चाहे रुजिरा हो, वो साथ खड़ी है। अकस्मात यहाँ पर आकर के अभिषेक के घर पहुंची, मुलाकात की और अब यहाँ से निकल रही है। इंतजार यहाँ सीबीआई की टीम की के लिए हो रहा था और यहाँ पर पहुंची मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कॉन्वॉय और खुद अंदर जाकर के परिवार के साथ उन्होंने मुलाकात की। ममता बनर्जी के निकलते ही ठीक 5 मिनट बाद यानी 11:35 पर सीबीआई की गाड़ियों का काफिला अभिषेक के घर पहुंच गया। सीबीआई की टीम संभवतः यहाँ पर पहुँच चुकी है। हम आपको लगातार यहाँ की तस्वीरें दिखा रहे हैं हरीश मुखर्जी रोड की, जहाँ पर ये टीम पहुँच रही है और जो कोलकाता पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पर सुबह से ही मौजूद हैं। पुलिस की व्यवस्था देखिए, डिप्लॉयमेंट देखिए, किलेबंदी कर दी गई है पूरे इस घर की। ध्यान दीजिए, सिर्फ 5 मिनट के लिए मुख्यमंत्री यहाँ पर रुकती हैं और निकल जाती हैं और ठीक 5 मिनट के बाद सीबीआई की जो टीम है वो यहाँ पर पहुँचती है। दरअसल अभिषेक बनर्जी के घर ममता बनर्जी का यूं पहुंचना कई बातों की ओर इशारा करता है। ममता बनर्जी ये जताना चाहती हैं कि वो सीबीआई के एक्शन से डरने वाली नहीं है। ममता बनर्जी ये साबित करना चाहती हैं कि वो हर मोर्चे पर अपने भतीजे के साथ खड़ी हैं। ममता बनर्जी ये भी बताना चाहती हैं कि जरूरत पड़ी तो वो खुद अभिषेक बनर्जी के लिए ढाल बनकर काम करेंगी।
आज सवाल कई हैं सीबीआई के, तीखे सवाल हैं जिनका सामना रुजिरा बनर्जी को करना पड़ेगा। जो मनी ट्रेल है, जो आरोप लग रहे हैं कि विदेश भेजा जाता था कोयला तस्करी का पैसा, उसको लेकर के सवाल होगा। हालांकि मैं आपको ये भी याद दिला दूं कि कल जो चिट्ठी रुजिरा बनर्जी की तरफ से लिखी गई थी उसमें ये कहा गया था कि मुझे तो मालूम ही नहीं है कि मामला क्या है, लेकिन फिर भी पूछताछ के लिए उपलब्ध हूँ, मेरे घर आइए। उसी के तहत आज ये टीम यहाँ पर पहुंची है। टीम के पहुंचने के ठीक 5 मिनट पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यहाँ से निकली हैं और अचानक ही बिना किसी कार्यक्रम के उनका काफिला आकर यहाँ रुकता है। वो अंदर जाती हैं, यहाँ संदेश देने की कोशिश है कि हम सीबीआई से डरते नहीं हैं और पूरा परिवार एक साथ है, अभिषेक के साथ मैं खड़ी हूँ। ये पहली बार नहीं है जब अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा पर शिकंजा कसा जा रहा है। इससे पहले भी रुजिरा पर संगीन आरोप लग चुके हैं। रुजिरा पर सोने की तस्करी का आरोप है। रुजिरा को एयरपोर्ट पर सोने के साथ पकड़ा गया था। रुजिरा पर बैंकॉक से अवैध सोना लाने का आरोप लगा था। इतना ही नहीं, रुजिरा पर अधिकारियों को धमकाने का भी आरोप लगा था। कस्टम विभाग ने रुजिरा के खिलाफ सम्मन जारी किया था। इन आरोपों में रुजिरा पर अभी भी केस चल रहा है। इससे पहले सीबीआई की टीम मेनका गंभीर से भी पूछताछ कर चुकी है। दावा किया जा रहा है कि सीबीआई और मेनका गंभीर के बीच करीब 3 घंटे तक पूछताछ चली। इस दौरान कई सवाल मेनका गंभीर से पूछे गए। जानकारी के मुताबिक मेनका सीबीआई के किसी भी सवाल का जवाब ठीक से नहीं दे पाई। हजारों करोड़ों के कोयला घोटाले की जांच की आंच में अब टीएमसी भी झुलस रही है। असल में उस घोटाले की एक लंबी कहानी है। इस मामले में आरोप है कि ममता बनर्जी और उनके कुनबे ने कोयला घोटाले में भारी भरकम रकम को न सिर्फ व्हाइट मनी में कन्वर्ट भी किया है, बल्कि कोयला माफियाओं के जरिए रुजिरा ने 2 विदेशी खातों में पैसे भी ट्रांसफर किए। इस पूरे घोटाले में वैसे तो कई आरोपी हैं, लेकिन घोटाला कांड की इस कहानी में अहम किरदार के तौर पर कुछ नाम हैं, जिनमें अनूप मांझी, विनय मिश्रा, अभिषेक बनर्जी, रुजिरा बनर्जी, मेनका गंभीर जैसे नाम शामिल हैं। आरोप है कि अभिषेक बनर्जी और उनके परिवार ने भी कोयला घोटाले में करोड़ों के वारे न्यारे किए हैं। यही वजह है कि सीबीआई अभिषेक बनर्जी की पत्नी और उनकी बहन से लगातार पूछताछ में जुटी है। आज केवल 1.5 घंटे के बाद ये टीम यहाँ से निकल रही है। मेनका के सामने कई दस्तावेज रखे गए, कई सवाल उनसे पूछे गए, जो बैंक अकाउंट संबंधी जानकारी है वो ली गई है और उसके बाद अब ये टीम 8 सदस्यों की टीम यहाँ पर कोलकाता के हरीश मुखर्जी रोड पर वापस निकल रही है और निजाम पैलेस की ओर जा रही है। जो वरिष्ठ अधिकारी है अब बैठक करेंगे और बैठक का दौर चलेगा। उसके आगे क्या कदम उठाया जाएगा वो देखा जाएगा, तय किया जाएगा। संभव है कि फिर मेनका गंभीर या रुजिरा बनर्जी के से पूछताछ की जाए। फिलहाल सीबीआई के इस एक्शन ने टीएमसी खेमे की नींद उड़ा रखी है। जांच एजेंसी भी यही चाहती है कि जल्द से जल्द इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी हो। तो राजनीति का एक सिरा तो हमने आज आपको दिखाया कि दिन भर क्या होता रहा। मेहमानों का हम तारुफ कराएं, लेकिन उससे पहले हम आपको कुछ विजुअल दिखाना चाहते हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुगली पे थे और जनसभा को संबोधित कर रहे थे। जो ये दृश्य है ये गंगा जल छिड़कने का है, जहां पे वो रैली कर रहे थे। अब सवाल ये उठता है कि ये गंगा जल क्यों छिड़का जा रहा है। जी, नारे अपने आप में स्पष्ट कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जहां पे रैली करके गए वहां गंगा जल लाके उसका छिड़काव किया जा रहा है। राजनीति में चुनाव से पहले ये सब खूब होता है, ये दृश्य खूब होते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की रैली हो और उस प्रधानमंत्री की रैली के बाद ये हो, प्रश्न अपने आप में बड़ा वाजिब है। मेहमानों से तारुफ कराएंगे, इस दृश्य से सीधे आगे बढ़ेंगे। रिजू दत्ता तृणमूल कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर के शर्मा बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद है, थैंक यू सो मच। आलोक शर्मा कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद है, थैंक यू सो मच आलोक जी। राज लहरी साहब राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ कोलकाता से जुड़े हैं, थैंक यू सो मच। तौसीफ खान साहब राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं, थैंक यू सो मच तौसीफ भाई। नाजिया इलाही खान एडवोकेट हैं, कोलकाता से एक बार फिर जुड़ रही हैं। रिजू दत्ता, मैं आपकी तरफ मुखातिब होता हूं। सवाल ये कि प्रधानमंत्री रैली करके जाएं गंगा जल छिड़कना, ये कौन सा
बात थी जिसको समझना जरूरी है। आप क्या समझते हैं प्रधानमंत्री को जहां पे गंगा जल छिड़कना चाहिए, छिड़का आपने, लेकिन सवाल तो ये है कि क्या ये रिएक्शन है सीबीआई वाला? नहीं, देखिए पहले तो आपको बहुत बहुत नमस्कार प्रतीक जी। थैंक यू सो मच। और नमस्कार सारे पैनलिस्ट को। देखिए प्रधानमंत्री जी रैली करके गए, वो तो सिर्फ देश के प्रधानमंत्री नहीं, वो मेरे भी प्रधानमंत्री हैं। बट बात यह है कि वहां जहां हुगली के जमीन पे वो रैली करके गए, वो डनलॉप ग्राउंड कहते हैं उसको। और डनलॉप और जेसॉप ऐसे दो कंपनियां जो सिख इंडस्ट्री हो गया, जिसका जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट ने उठाया 2016 साल से, जिसके हर एम्प्लॉय को 10,000 रुपए तनख्वाह भी स्टेट गवर्नमेंट देती है। और उनका असेंबली से पास होके उनके फैक्ट्री में प्रोडक्शन चालू करने का आपका जो एडवर्टाइजमेंट होता है वो भी मोदी सरकार के कैबिनेट को भेजा गया। आज तक वो कुछ नहीं हुआ, अभी ये दो फैक्ट्रीज लिक्विडेट हो रहे हैं। तो ये वहां के जो एम्प्लॉइज हैं, वहां के जो लोकल पीपल है, वो उनका इमोशनल बहिर्प्रकाश है। उसमें हम क्या कर सकते हैं? इसमें तो पार्टी का कोई बात ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री आके भाषण देके गया तो आप विरोध करते हैं, आप विरोध कर रहे हैं इस बात का? देखिए राजनीति के टाइम, जैसे आपने कहा, हर प्रदेश में कुछ ऐसे घटनाएं घटती है, इसमें किससे कोई पार्टी का कुछ लेना देना नहीं है। ये सब राजनीति के माहौल में ऐसे कांड हो रहे हैं, इसमें तो कुछ इसमें एक और मुहावरा, सनसनी कोई। मैं आज आपको एक मुहावरा बताता हूं। हिंदी में एक मुहावरा है, बंगला का मुहावरा हो तो आप मुझे बताइएगा कोई इससे मिलता जुलता। वो कहते हैं कि रपट गए यानी फिसल गए तो हर गंगा, यानी कि आपने इस दृश्य को देखा, आपने कहा मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। तो ये तो वहां पे जो शुद्धता कर रहे हैं, तो ये समझना चाहिए काहे के लिए शुद्धता है, कौन से विषय की शुद्धता है, किस विषय की शुद्धता है? रिजू, ये तो लोगों के दिल की बात है ना। अगर हम अपने प्रधानमंत्री को सही प्रधानमंत्री देखते हैं, मानते हैं, कुछ लोग ना मान सकते हैं, उनको लगता है कि वो जमीन अपवित्र हो गया तो वो शुद्धिकरण करे, वो उनकी मन की बात है। पार्टी की तरफ से थोड़ी ना है जो हम पार्टी की तरफ से इसका विश्लेषण करें। और ये कोई सनसनीखेज तो खबर है नहीं प्रतीक जी, और बहुत अहम मुद्दे हैं जिस पे आज हम बात करेंगे शायद आपके। बिल्कुल मैं उसी पे मैं जा रहा था, लेकिन मुझे ये समझना था कि आखिर गंगा जल क्यों छिड़का जा रहा है, क्योंकि राजनीति में तो खूब ये जो हथकंडे होते हैं इनका भी बड़े मायने होते हैं। हमारे साथ के शर्मा जी मौजूद हैं। सीबीआई की एक तरफ दबिश है और एक के बाद एक पूछताछ जारी है। आपका सबसे पहले रिएक्शन हम जानना चाहेंगे, क्योंकि जो प्रारंभिक जानकारियां हैं जो मीडिया के पास सही भी हो सकती हैं, नहीं भी सही हो सकती हैं, वो ये है कि सवालों के जवाब बहुत अच्छे नहीं आए हैं। जी, बैनर्जी परिवार से जी, आपने मेरे से सवाल नहीं, के शर्मा जी। प्रतीक जी देखिए, ये तो कानून का विषय है कि यदि किसी के ऊपर आरोप है या किसी पर कोई लिंक मिल रहा है तो उसकी जो है कानून की एजेंसियां हैं तमाम जो कि इसकी जांच करेंगे, और जांच करने के दौरान यदि ये सहयोग करेंगे तो अच्छी बात है, असहयोग करेंगे तो फिर उनके भी रास्ते हैं, तो उनके भी रास्ते के अनुसार उनकी जो है जांच तलब होगी। और निश्चित तौर से अंततः ये तो जान के चलिए कि ये मोदी जी की सरकार है और इस सरकार में कोई बच नहीं सकता। यदि आपने गलत किया है तो आपको तो दंड भुगतना ही होगा, भले आज नहीं कल। और इसमें कोई पूर्वाग्रह का कोई इशू नहीं है, सीधा है, जनता का यदि धन लूटा है तो उसके लिए आपको सजा भोगना ही होगा, चाहे और इसमें कोई ना पूर्वाग्रह की राजनीति है न कुछ। और मैं इस बात को पहले भी स्पष्ट कर दूं कि ये केस आज का नहीं है, 1 साल पुराना मामला है। और आपने अपने खुद ही अभी सारे कार्यक्रम में दिखाया कि जिसके ऊपर आरोप है वो इसके पहले भी जो है उन पर सोना तस्करी का आरोप लग चुका है, नागरिकता के संदर्भ में उनके ऊपर आरोप लग चुका है। तो तमाम चीज़ों से वो इस तरह की गतिविधियों से वो जो है पूरा परिवार जो है वो इसमें पहले से ही संलिप्त रहा है, तो उसकी जांच की प्रक्रिया वो निश्चित चलेगी। रही बात है गंगा जल छिड़कने की, तो देखिए मैं एक लाइन करके खत्म करता हूं। देखिए का है हाँ, गंगा जल छिड़कने का तो ये है कि ये बौखलाहट है तृणमूल कांग्रेस की कि अब उनके सामने कोई रास्ता दिख नहीं रहा। प्रधानमंत्री तो वहाँ एक बहुत पश्चिम बंगाल की जनता को रेल और मेट्रो कनेक्टिविटी जैसे प्रोजेक्ट का गिफ्ट देने वहाँ पर गए, और उस गिफ्ट से असल में ये उसका कुछ तरह से विरोध कर नहीं पा रहे हैं, तो गंगा जल छिड़क रहे हैं। इसके एक अर्थ और होते हैं उत्तर प्रदेश के, आपसे आते हैं प्रतीक जी। गंगा जल मुंह में तभी डलता है तब जब अंत नजदीक हो जाता है, तो तृणमूल कांग्रेस जो है उसी गंगा जल का प्रयोग कर रही है और गंगा जल का मैं कह रहा हूँ रिहर्सल कर रही है। एक गंगा जल का और प्रयोग है, एक गंगा, मैं आ रहा हूँ रिजू, आ रहा हूँ, चांस रिजू, मैं आप चांस दूंगा। एक गंगा जल का और भी उपयोग है
कि वो कहते हैं कि गंगा नहाने से है कि ये चुनाव अच्छी तरह से संपन्न हो जाए तो गंगा नहा ली, मतलब गंगा नहाने का मतलब है चुनाव अच्छी तरह से हो जाए तो गंगा नहाई। मैं आलोक जी आपके पास आना चाहता हूं, बिल्कुल आपको आलोक दा का चांस बनता है, लेकिन मैं एक छोटा सा जवाब देना चाहते हैं रिजू, तो मैं इनको देके और फिर मैं आलोक आपके पास आता हूं। रिजू बहुत जल्दी, क्विक 10 सेकेंड। देखिए 10 सेकंड में तो मैं इतना ही कहूंगा कि देखिए हमारे देश में एक और प्रधानमंत्री थे जो बहुत कम बात करते थे बट कम से कम झूठ नहीं बोलते थे, तो जब टाइम दीजिएगा आप उस पर हम विस्तार पे बात करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप कहना चाहें तो कह दें, जल्दी से कह दें तो आगे मैं डिबेट में बढ़ा दूंगा मैं। जी देखिए बात यह है कि प्रधानमंत्री जी जब यहाँ पर हुगली के ग्राउंड में आए थे उन्होंने बहुत कुछ बात की, जो राजनीतिक बात है मानते हैं हम, पर उन्होंने दो अहम बात किया था। एक, पानी नहीं पहुंच रहा है लोगों को तो उनको बता दें वो जो 1700 करोड़ का हिसाब देना है ना, ममता बनर्जी का एक स्कीम जल शक्ति में 58,000 करोड़ का पाइपलाइन ऑलरेडी बन चुका है। दूसरा उन्होंने कहा था वंदे मातरम भवन जो टूटा फूटा पड़ा हुआ है। तो सबके पास पैनलिस्ट जो पक्ष में विपक्ष में सबके पास स्मार्टफोन है, थोड़ा वंदे मातरम गूगल करके देख लीजिए, वो सफेद और हरा एक बिल्डिंग है जो सिर्फ रोज मेंटेन भी नहीं होता, साफ भी होता है, और उसके सामने जो नदी का घाट है वो भी ममता बनर्जी ने तैयार कर दिया है। तो थोड़ा मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री जी को टेलीप्रॉम्प्टर से भी वो देख के भाषण दे, पर रिसर्च सही कर लेना चाहिए। वो प्रधानमंत्री है, कोई बीजेपी के नेता नहीं है। राइट, मैं अब आलोक जी, अब आप रुकिए, आलोक जी के पास जाना मुझे जी। क्या जी प्रतीक जी एक लाइन मात्र एक लाइन कह देता हूं। इन्होंने कहा कि जब हमारे नल की योजना वहां पर इतने 1000 करोड़ की, तो आप योजना ही बना रहे हैं ना, 12 साल से आप सरकार में हैं। रिजू जी आपको यह बताना चाहिए कि आपने कितने घरों में नल से पानी पहुंचा दिया। आप योजना ही बना रहे हैं 12 साल के बाद में 48,000 करोड़ की। यही दिखलाता है कि आप जो है केवल झूठ बोल रहे हैं, जनता के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। आप थोड़ा रिसर्च योजना मत बनाइए ना, काम दिखाइए, काम दिखाइए, थोड़ा रिसर्च कर लीजिए ना। 58,000 करोड़ खर्चा हो चुका है। मैं रिसर्च से ही बता रहा हूं, मैं रिसर्च से ही बता रहा हूं। तो शायद आपकी आलोक शर्मा करोड़ परिवारों में से मात्र 2 लाख परिवारों तक नल से पानी पहुंचा था, और अभी लाख प्रयास के बाद 9 लाख परिवारों तक पहुंचा है, जिसमें राज्य सरकार की भूमिका नहीं है। आलोक शर्मा, वास्तविकता आपको आलोक शर्मा नहीं है, आप नेशनल टेलीविजन पे गलत बोल रहे हैं, आपको पता ही नहीं है सर। देखिए मुझे पता है भैया, आप आते हो क्षेत्र से, मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ, आपको मेरी समझ होनी चाहिए पहले। मैं तो फिगर्स दे दिया मुझे लगता है। राइट, दोनों बहुत दोनों युवा हैं भाई। जी आलोक भाई, देखिए मुझे लगता है कि आज का विषय बहुत गंभीर विषय है, बहुत गंभीर विषय है। अभी के शर्मा साहब मेरे बड़े भाई हैं, इन्होंने कहा कि मोदी जी की सरकार है, कोई नहीं बचेगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सीबीआई वाले नहीं बच रहे हैं। सीबीआई के कार्यालय को रात को 2 बजे दिल्ली पुलिस जाके घेर लेती है। के शर्मा साहब को शायद पता नहीं होगा कि सीबीआई के पास डायरेक्टर नहीं है अपना बहुत दिन से, और वो 1 नंबर और 2 नंबर की लड़ाई में कि कौन बीजेपी का कितना बड़ा पिट्ठू है उसको बैठाया जाए, इस वजह से सीबीआई को डायरेक्टर नहीं मिल रहा है। अब कह रहे हैं कि साहब यहाँ तो पूरा जो जिसने गलत काम किया होगा वो आदमी जेल जाएगा। आपको याद होगा मध्य प्रदेश का चुनाव था तो कमलनाथ जी के बेटे के यहाँ और उनके पीए के यहाँ रेड हुई थी। कर्नाटक का चुनाव था तो डी शिव कुमार के यहाँ रेड हुई थी। गुजरात का चुनाव था तो अहमद पटेल जी के यहाँ, जयपुर में अशोक गहलोत जी, उनका भाई और उनके पार्टनर के यहाँ। जब जम्मू कश्मीर में डीडीसी का चुनाव था तो फारूक प्रतीक जी बात हो रही है अभी बंगाल की। एक मिनट मैडम, हम लोग मध्य प्रदेश के बारे में प्रतीक जी मैं चुप हो जाता हूँ भाई। नहीं आलोक जी बोलेंगे। मैं देखिए किसी के बीच में नहीं बोला था, ये गलत चीज है प्रतीक जी, गलत चीज है। नहीं सीबीआई की बात कर रहा हूँ, सीबीआई की रेड की बात कर रहा हूँ मैं। अभिषेक बनर्जी की वाइफ नहीं, को मुझे सीबीआई लगता ने है, बुलाया, क्यों बुलाया? ऊपर से उन्होंने अरे भाई सुनिए ना जरा, दिया। अरे नहीं, सुनिए ना जरा, मध्य प्रदेश की बात की टॉपिक सुनिए ना भाई जरा, आज की टॉपिक, आज का डिबेट अभिषेक बनर्जी सुनिए जरा, सुनने की हिम्मत रखिए, बौखलाइए मत। मैं आलोक जी जवाब देता हूं, आप बैठिए। तो तृणमूल सरकार गई और अपोजिशन गए हैं। मुझे लगता है कि इनको नहीं आलोक जी मैं जवाब देता हूं, जवाब दे रहा हूं आलोक जी, मैं जवाब दे रहा हूं। नाजिया की आरती उठ चुकी है। नहीं नाजिया ऑडियो डाउन, नाजिया की ऑडियो डाउन। नाजिया प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आलोक जी ये कह रहे हैं कि जब चुनाव आना होता है उससे पहले अपोजिशन का कोई तरफ कोई एक रेट पहुंच जाती है। वो ये कह रहे हैं, आप तो वकील हैं, तो वो इसी तरफ इशारा कर रहे थे। नाजिया एक मिनट सुनिए जरा, प्रतीक भाई, हाँ बिल्कुल भाई, जम्मू कश्मीर का चुनाव था, मुद्दे पर बात हो नहीं पाती। आप जम्मू प्रतीक कश्मीर, भाई, अरे बंगाल में
अभिषेक बैनर्जी भाई की सुनिए वाइफ ना को भैया। सीबीआई ने बुलाया है। जम्मू अरे बाप कश्मीर के सुनिए बारे ना। में बात नहीं हो रही है। आप जम्मू एजेंडे- कश्मीर के बारे में बात नहीं हो रही है। सुनिए, आप अभिषेक सुनेंगे जरा। बैनर्जी की वाइफ को आप सुनेंगे सीबीआई जरा। ने बुलाया है। पुलिस कैंप प्रतीक हुआ भाई, है, कैसे- शासन सुनिए कैसे सुनिए लोगों को- नाजिया हुआ नाजिया सुन है। लेते हैं, नाजिया सुन लेते हैं, नाजिया सुन लेते हैं। मैं जम्मू कश्मीर क्यों सुनूं? देश की जनता देखिए- जम्मू कश्मीर क्यों सुनेगी? अच्छा अच्छा आलोक जी कम टू द अरे पॉइंट। भाई आपको अभिषेक क्योंकि जम्मू कम टू नहीं हम जम्मू कश्मीर मुझे नहीं लगता सुनेंगे, है कि हम उत्तर प्रफुल्ल प्रदेश पटेल नहीं जी- सुनेंगे, हम सुनेंगे बंगाल के बारे अरे में। सुनिए हम ना, आप बंगाल कौन के है नहीं बारे में सुनने वाले? बोलिए। सुनिए जरा, शांति से अरे बैठिए, अभिषेक बैनर्जी चुपचाप बैठिए। क्यों? बहुत बोल लिया नहीं, आपने। आप चुप रहिए, आप चुप रहिए। शांति से बैठिए आप आपको जरा। तो तमीज भी नहीं है औरत से बात कर। एंकर के अंदर हिम्मत नहीं हो रही है कि उनको चुप कर ले वो। अब आप मुझे क्यों ललकार शरद रहे हैं पवार आलोक जी जी? का चुनाव था महाराष्ट्र में। आलोक जी आप हमको क्यों ललकार रहे प्रतीक हैं? भाई मैं इनको शांत तो मैंने कीजिए बड़ी ना। सौम्यता से प्रतीक भाई नहीं, 5 मिनट हो गए। मैं बिल्कुल हो गए, मैं मानता प्रतीक हूं भाई आपकी 5 मिनट हो गए, मैं Of course, चुपचाप सुन आलोक रहा हूँ भाई। ना सबको भाई। आलोक भाई मैं सुन जहां समझता हूं आपकी बात, धैर्य से, बहुत धैर्य से। हाँ जी, महाराष्ट्र हमको का क्यों चुनाव ललकार- था प्रतीक भाई। जी, शरद पवार जी और प्रफुल्ल पटेल के यहाँ सीबीआई और ईडी के नोटिस गए, पता नहीं वो पहुंचे हैं कि नहीं पहुंचे हैं। आपको याद होगा 2019 में हमने डिबेट की थी, प्रियंका गांधी जी और रॉबर्ट वाड्रा को जयपुर बुलाया गया था सीबीआई ने। लोकसभा का चुनाव समाप्त हो गया, सब कुछ हो गया। पिछले कुछ महीने से रिया चक्रवर्ती, सुशांत राजपूत और टूल किट जो 4 दिन पहले आज जमानत मिली है, उसके ऊपर हमने तमाम डिबेट की है। मुझे लगता है कि सीबीआई का जितना दुरुपयोग और सीडिशन चार्जेस का, देशद्रोह का जितना दुरुपयोग इस सरकार ने किया, मैं कोई ममता बनर्जी का प्रवक्ता नहीं हूं, ना मैं किसी को बचाने के लिए बैठा हूं। मैं अगर कोई दोषी है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि सीबीआई की कन्विक्शन रेट पिछले 7 साल की लगातार गिरी है। 1000 से ज्यादा प्रिलिमिनरी इंक्वायरीज हर महीने सीबीआई में रजिस्टर हो रही हैं। 10,000 से ज्यादा केसेस पेंडिंग हो गए हैं। 100 एसआईटी पड़ी हुई हैं यूपी पुलिस के पास। तो ये सरकार जो है पूरी तरह से, चाहे राज्य हो चाहे केंद्र हो, अपनी तमाम जितनी भी एजेंसी है उनका केवल दुरुपयोग करके ये आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर अभिषेक बनर्जी की वाइफ ने कोई गलत काम किया उसके ऊपर बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, जो लोग यहां पर बंगाल बंगाल चिल्ला रहे हैं, अगर इतने ही सबूत हैं तो सीबीआई ने अभी तक एफआईआर क्यों नहीं की है? एफआईआर करो ना और फिर जांच करो। अभी तक 4 महीने, 6 महीने, 1 साल हो गया। के शर्मा जी ने बताया मुझे कि 1 साल से जांच चल रही है। अगर 1 साल से जांच चल रही है और आज तक एफआईआर नहीं हुई है तो ये पूरी तरह से राजनीतिक वेंडेटा है, पॉलिटिकल वेंडेटा है। और ये केवल मेरे या टीएमसी या बनर्जी फैलाने के लिए ठीक है, लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्य। मेरा नाम लिया गया है, मुझे जवाब देने दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल के जी दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे जवाब देने नाजिया दीजिए। नाजिया 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 यूएपीए का प्रतीक नाजिया भाई, एक मिनट 6,000 में मैं आलोक जी मुझे जवाब के शर्मा आप बोलेंगे, आलोक जी को बोल लें। हाँ आलोक जी ठीक है के शर्मा वेरी क्विक रिस्पॉन्स। आलोक जी आपको कानून, हाँ मैं जवाब देता हूँ। एक बार नाजिया मैं आपसे पूछूंगा, पहले के शर्मा कुछ कहना चाहते जी। मैं बताता हूं। आलोक जी ने बहुत अच्छे प्रश्न उठाए, मैं उनका जवाब दे देता हूं। इन्होंने नाम लिया शिव कुमार जी का। शिव कुमार, प्रतीक जी, शिव कुमार जी के यहां घर पे छापे पड़े और 300 करोड़ रुपया वहां से जब्त हुए। शिव कुमार जेल में रहे 6 महीना। चिदंबरम साहब इतने बड़े वकील थे, लोगों को ईडी से छुड़ाते थे, ईडी के केस से छुड़ाते थे। इसी ईडी ने उनको अरेस्ट किया, 6 महीना जेल पे जमानत हो जाती है सबकी। अभी जमानत पे बाहर है, ये ईडी ने किया, यही ईडी ने किया। जमानत हो जाती है। आप सुन लीजिए, आज भी यही हुआ। अरे भैया आप मुझे बताओ, मामले को इतना बड़ा टूल किट मामला इन्होंने बना दिया था। अब टूल किट मामले में क्या हुआ? और बड़े बड़े वकील आपके जज ने कहा कि मेरे पास कोई आधार नहीं है कि जिस आधार पर मैं जमानत को रद्द ना करूं। ध्यान से सुना है आपकी बात। अब अरे भाई इतने केस हुए, शरद पवार जी का नोटिस पहुंच गया। महाराष्ट्र का चुनाव वाला प्रतीक जी शरद पवार जी का नोटिस आलोक जी सुन लीजिए, आलोक जी आप सुन लीजिए। चुनाव हुए आज 1 साल हो से ज्यादा हो गया, 1.5 साल हो गया। आलोक जी सुन लीजिए, जो नोटिस, आलोक जी आप सुन लीजिए, जवाब तो सुन लीजिए। आलोक जी जवाब दे रहे वो जी। अब मैं प्रतीक जी, मैं आपको बताना चाहूं, मैंने आपको प्रत्यक्ष उदाहरण दिया। जो चिदंबरम यहाँ के सबसे बड़े वकील, जिनके लिए लड़ने के लिए कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी से लेकर तमाम इनके वकील जमीन नाक रगड़ते रह गए और चिदंबरम साहब 6 महीने तक जेल में रहे इसी उसके, और ये वित्त मंत्री थे। आप सोच सकते हैं, यही शिव कुमार जेल में गए, 300 करोड़ रुपए जब्ती हुई इनके घर से। आप बताइए क्या गलत था?
अरे भाई, आज जेल मैं तो आप जिस किसी केस को भी की ये भेज बात दोगे, कर रहे हैं, मैंने एजेंसी क्या आपकी बोला, इस पे कठपुतलियां कार्रवाई हैं। क्या हुई है? मुझे सुन बताइए, लीजिए। एक आदमी को एक मिनट कन्विक्ट सुन किया हो, लीजिए। अरे आपने कठपुतली से किसी जेल कांग्रेस चले के गए, एक आपकी आदमी को वकालत 7 क्या साल में घास छीलने कन्विक्ट चली किया हो, गई? तो उसका नाम बताइए आप आपकी जरा। वकालत घास छीलने चली नहीं, गई। आप मुझे केवल ये बता आपकी दीजिए, वकालत 7 घास साल छीलने चली में गई। कन्विक्शन रेट यदि तथ्य 0% नहीं के पास होते, क्यों है? तथ्य नहीं क्योंकि आप होते, तो सीबीआई का कैसे जेल दुरुपयोग जाते? करते हैं। तथ्य नहीं होते तो जेल कैसे जाते? अरे भाई, मुझे बताइए ये मैं ना, पूछना शरद चाह रहा पवार हूं। जी का नोटिस पहुंच दूसरी गया, बात उनके घर पे सुनिए, नहीं पहुंचा है। मैं अब इस वाले कोयला कांड केस शरद में पवार बताता जी का हूं, नोटिस प्रतीक जी पहुंच गया सुनिए। है। एक आदमी को बता दीजिए, आलोक जी, 2G में याद है आपको क्या हुआ था? विनय मिश्रा 1,76,000 करोड़ का घोटाला बताया गया था। आलोक क्या जी, हुआ था जी, उसके अंदर, 2G के अंदर? आप लोगों को 2G के अंदर इतना नौटंकी किया, उसके बाद जज ने क्या कहा कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है। एक आदमी 2G के अंदर आप लोगों ने जेल में भेज दिया, तो उसका नाम बता के जाइएगा। क्यों भाग रहे हो? हमेशा और हमेशा झूठ नाजिया, बोलते हैं आप लोग। नाजिया, पूरे नाजिया, देश को ठीक गुमराह है, करते ठीक है, हैं। दोनों को मैंने सुना। आप लोग। नाजिया कुछ नाजिया, ऑडियो डाउन, ऑडियो डाउन। लीगल टर्म्स में पूछ लेना Audio down. चाहती हूँ। आलोक जी, बोलिए। हेलो, हाँ हाँ बोलिए नाजिया, बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए नाजिया। आलोक जी से मैं पूछना चाहती हूँ कि देखिए, मैं तो पूरे भारत की बात अभी करूंगी नहीं, बंगाल के टॉपिक में बंगाल का की ही बात करूंगी मैं। हर रोज ममता बनर्जी जो हाईकोर्ट से झाड़ सुनती हैं, उसके बारे में आलोक जी कुछ नहीं बोलेंगे। 3,000 से ऊपर हमारे जो कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के जो कार्यकर्ता है, वो गांजा केस में अंदर है। कई ऐसे टीचर्स हैं जो गांजा केस में अंदर है। यहाँ के टीचर जो है, पैरा टीचर जो है, वो यहाँ पर प्रदर्शन, और अभी जो बीजेपी की नेत्री गई है जेल के अंदर कोकेन लेके, और वो राजीव कौन है? वो कैलाश विजयवर्गीय जी का बहुत नजदीकी है क्या कोई? जरा उसका बताएंगे। वो जो एक अभिनेत्री गई है अभी युवा मोर्चा की जेल के अंदर, वो कौन है? वो अभिनेत्री नहीं है, वो अभिनेत्री किस किस का नाम लेके गई चिल्ला चिल्ला के? उन्होंने कभी कोई अरे भाई, आपकी नेत्री होती है ना, नेता को नेत्री बोलते हैं। वो बीजेपी की इसलिए अभिनेत्री बोल रहा हूँ मैं उसको। नहीं, बीजेपी का अभिनेत्री जो थी वो किस बीजेपी के लीडर का नाम चिल्ला चिल्ला के लेके गई थी? वो कैलाश विजयवर्गीय के कौन राइट हैंड है? जरा बताएंगे आप। सोना तस्करी में अरे राजीव, वो कैलाश विजयवर्गीय जी की राइट हैंड कौन है? वो क्या उन्होंने एयरपोर्ट अधिकारियों के ऊपर भी चार्ज किया? उनको भी बुला भला कहा, गालियां दी। हर रोज ममता बनर्जी हाईकोर्ट से झाड़ सुनती है, हर किसी को गालियां। नाजिया, इसका जवाब तो टीएमसी देगी ना, टीएमसी देगी जवाब। नहीं, जो सवाल उठा रहे हैं आलोक जी, जो अपनी वकालत यहाँ पर छोड़ रहे हैं, तब उनकी वकालत कहाँ चली गई है? अरे रिजू जी चुप रहिए, अरे रिजू जी चुप रहिए, आप तो चुप ही रहिए। आलोक जी, मैं तो चुप ही हूं। सत्ता पक्ष में आपकी सारी प्रैक्टिस क्या बीजेपी के अगेंस्ट होती है? कुछ दीदी को भी चुप रहिए, कांग्रेस जवाब कुछ देगी दीदी को भी सबके। सिखाइए ना। नहीं ना, किसी को सिखाने को नहीं हो रहा है। रिजू का काम तो आलोक जी ने कर दिया। रिजू का काम तो आलोक जी ने कर दिया है बहुत सारा। जी, बोलते ही क्यों है? नहीं, बोलने का हक है उन्हें। अरे नहीं नाजिया, बोलने का हक है उन्हें, कांग्रेस को। यहाँ पर किया ही क्या है? जी रिजू लोगों को अभी बोलने का हक है। अरे इनको थोड़ा लोगों को बोलने का नाजिया प्लीज, नाजिया को बोलने से नाजिया, तौसीफ खान के पास आता हूँ। जल्दी। देखिए प्रतीक जी, बात यहाँ पर कुछ अहम मुद्दे हैं जो के शर्मा जी का मैंने सुना और नाजिया जी का भी सुना। तो क्या मैं कुछ सवाल इन दोनों से पूछना चाहता हूँ, और हाँ और ना में जवाब देने से भी चलेगा। क्या ये सच है कि लोकसभा राज्यसभा में बीजेपी और बीजेपी के 113 एमपी के क्रिमिनल, और अगर जेल जाने पे सारा आदमी खराब है और कांग्रेस के सब आदमी खराब है, तो अमित शाह जी भी तो 3 महीने जेल में थे 2010 में, जो आज हमारे गृह मंत्री है। तो उस पर भी थोड़ा बात कीजिए। और सीबीआई का एग्जीक्यूशन रेट और कन्विक्शन अरे आपके भी तो कुणाल घोष जेल के अंदर थे। अरे आपके भी तो कुणाल घोष स्कैम में अंदर थे। आपके कुणाल घोष भी तो स्कैम में अंदर थे। आपके तो कितने नेता मंत्री सब शुभेंदु अधिकारी मुकुल रॉय को सीबीआई ने ड्रॉप किया। ठीक है, तौसीफ खान साहब को राइट। नाजिया आपके सवाल सुने। नाजिया आपके सवाल सुने। रिजू ऑडियो डाउन। तौसीफ खान साहब ओपनिंग रिमार्क आपका। जी, डिबेट में ओपनिंग रिमार्क आपका। देखिए, सीपीआई का बात हो रहा है। सीपीआई बंगाल में आया यानी कि चुनाव आया, अभी यही जमाना है। सीबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी रिलेशन कैसा है? सीबीआई रेड करने को तो रेड कर देती है,
छापा मारना है, किसी को अरेस्ट करना है, वो कर लेती है, लेकिन उसका कंक्लूसिव एंड क्या होता है कि कन्विक्शन ना के बराबर है। तो इसमें एक अंग्रेजी में एक लाइन बहुत फेमस है कि whatever you do will be insignificant but is important that you do it। ये जो है केंद्र सरकार सीबीआई को बोलती हुई दिख रही है। आप देखिए लिस्ट, आप देखिए बीएस येदियुरप्पा, लैंड माइनिंग, लैंड का स्कैम, माइनिंग स्कैम, उनके पास से डायरी रिकवर हुआ जिसमें जजेस के नाम है, बड़े बड़े बीजेपी लीडर का नाम है, एडवोकेट का नाम है, कि बड़े बड़े मोटा मोटा अमाउंट दिया गया, लेकिन आखिरकार उसमें क्या हुआ, ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। हिमंता बिस्वा शर्मा का आप केस ले लीजिए, उनके अगेंस्ट में केसेस है। रेड्डी ब्रदर को ले लीजिए, बेलारी के 16,500 करोड़ रुपए का केस है। शिवराज सिंह चौहान व्यापम स्कैम, नारायण राणे, उनके खिलाफ जो केसेस हैं, क्या हुआ महाराष्ट्र में, उनको उनके रेड पड़ते थे, छापे पड़ते थे, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया, छापा बनना अभी जो है, छापा पड़ना अभी बंद हो गया। तो सीबीआई का रोल क्या है? सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि सीबीआई जो है केज्ड पैरेट की तरह हो गई है। किस जमाने में कहा? अगर आई है, किस जमाने में कहा? इससे ये और किस जमाने में कहा? पहले अपना जनरल नॉलेज बढ़ा लो। तौसीफ खान, पहले जनरल नॉलेज सीखो। ये कांग्रेस के समय कमेंट हुआ था, समझ गए आप? जानकारी नहीं है, बैठ के झूठ बोल रहे हो। व्यापम स्कैम का कांड क्या है इसका भी पता नहीं है आपको। आपने बदल दिया है। अरे आपने कौन सा बदल दिया? आपने कितने आप अपने बीजेपी के सरकार में 6 साल में क्या कन्विक्शन है? इस समय आपके 6 साल में क्या कन्विक्शन है? हमने सीबीआई को बदल दिया जिससे आपके पसीने छूट रहे हैं, जिससे आपके जो बैठे ना उनके पसीने छूट रहे हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा को, हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ रोक दिए गए, हमने बदल दिया है सीबीआई को। नारायण राणे को खिलाफ जो केसेस रुक गए हैं, रेड होने बंद हो गए, वो बीजेपी सरकार में बंद हो गए हैं। आप क्या बात करते हैं? पिछले 6 साल में कितने सीबीआई केस में बीजेपी ने एक्शन लिया है? मोदी सरकार तुलना मत करो, तुलना मत करो। आपके अपराध छुपेंगे नहीं, न छूटेंगे। इंस्टीट्यूशनली आपके अपराध छुपेंगे नहीं, न छुपेंगे। याद रखिए, नहीं रखा, भोगना तो पड़ेगा। जितना भी मातम वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद राज लहरी साहब पैनल में अभी नहीं बोले, वहां से शुरुआत करेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक के साथ फिर लौटते, बने रहिए हमारे साथ। भैया जी, कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से जोड़ते हैं। आज शांति निकेतन, जो कि अभिषेक बैनर्जी का घर है, उसमें, उसका भी नाम शांति निकेतन है, उसमें वहाँ पे उनकी पत्नी रुजिरा से लगभग 1.5 घंटे बातचीत हुई और उनकी बहन से पूछताछ हुई है। और वो तमाम सारे सवाल एक बार फिर, लेकिन टीएमसी ने ये सवाल उठाया कि उसकी टाइमिंग को लेकर, और ममता बनर्जी ने कहा है कि हम इसका डटकर सामना करेंगे और इसका जवाब देंगे। मैंने पूरे पैनल में राज लहरी साहब से बात नहीं की थी। ब्रेक से पहले मैं माफ़ी चाहता हूँ और मैं उस आपसे ओपनिंग रिमार्क, उसके बाद डिबेट ओपन करता हूँ। जी, थैंक यू सो मच प्रतीक जी। नमस्कार सभी पैनलिस्ट को, नमस्कार। सबसे पहली बात तो ये है कि बड़ी हंसी आती है जब दूसरे राजनीतिक पार्टियों से कोई सीबीआई का दुरुपयोग की बात करते हैं। तो लेट मी रिमाइंड द पैनलिस्ट अबाउट 9th April 1975 when Indira Gandhi had used for the CBI to destroy four government officers socially, physically and morally as per the Shah Commission's report. द्वितीय बात यही है कि गंगा जल छिड़का जा रहा था या आबे जमजम की पानी छिड़का जा रहा था, ये तो किसी ने देखा नहीं वहाँ पे। तीसरी बात यही है कि जेसॉप, डनलॉप, इन सब के बारे में बहुत बातें हो रही है, ये वर्षों से बातें हो रही है। 2011 में पश्चिम बंगाल में परिवर्तन देखा था, उस समय से वो प्रतीक्षा कर रहा था कि जेसॉप, डनलॉप इन सब को चालू किया जाए। और आज भारत सरकार का एक प्रोजेक्ट हो रहा है, मेक इन इंडिया। तो आई थिंक इतनी बहुत बड़ी काम कुछ है नहीं जेसॉप और डनलॉप को खास करके चालू करने में। थोड़ा सा इंटेंशंस शायद ठीक होना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की लियाजों को। तो इससे बहुत सारे एंसिलरी इंडस्ट्रीज, श्रीरामपुर में अवस्थित मादुरा कोर्ट्स जो कि टायर के भीतर का फैब्रिक बनाता था, वो भी बंद हो गया है। तो ये सब चालू करना बहुत आसानी सी बात है अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार में कोई तालमेल रहे। तो ये इतने सारे दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। तीसरी बात है, उलझाव नहीं आएगा। चौथी बात है कि प्रधानमंत्री जल जीवन प्रकल्प
मैं एक गांव का उदाहरण देता हूं, वो है हुगली जिला में आरामबाग लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी के भीतर तारकेश्वर विधानसभा, जो तारकेश्वर रूरल कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां पे बालीगढ़ी बोल के एक पंचायत है, वहां पे आलीगढ़ी बोल के एक गांव है। उस आलीगढ़ी गांव के द्वार तक प्रधानमंत्री जल जीवन प्रकल्प का लाइन लाया गया है, पर गांव के भीतर तृणमूल कांग्रेस के पंचायत उसे घुसने नहीं दे रहे हैं। वहां पे सबमर्सिव ट्यूबवेल बिठा के गांव में पानी दिया जा रहा है, जिसके लिए हर घर से 2000 से 3000 रुपए हर एक घर से लिया गया है, और मेंटेनेंस के तौर पे वहां से 100 रुपए हर महीने प्रति घर से लिया जा रहा है। तो प्रधानमंत्री जल जीवन प्रकल्प का क्यों यहाँ पे घुसने नहीं दिया जा रहा है? प्रश्न मेरा यही है, यही कुछ। राइट, टीएमसी कर दें, देन कांग्रेस एंड देन बीजेपी। राइट, पहले मैं सीबीआई का प्रश्न का जवाब दे देता हूं, फिर राज लहड़ी जी का प्रश्न का जवाब देता हूं। देखिए, सीबीआई एक सरकारी विभाग है, वो अपनी जांच कर रही है। उन्होंने फरमान दिया है, और जब से उन्होंने नोटिस सर्व किया है तब से टीएमसी गवर्नमेंट और अभिषेक बनर्जी की वाइफ और उनकी सिस्टर इन लॉ दोनों ने कोऑपरेट किया है। इसमें तो कोई बात नहीं हुआ है। एक के साथ आज 1 घंटा भी जांच पड़ताल में बात हुआ है, और वो चले गए, आगे भी जांच का सिलसिला चलेगा, कोई बात नहीं है इसमें। पर हाँ, बात यहाँ पर ये आता है अनुक्रम और समय, जिसका मैं बोल रहा हूँ। 5 दिन पहले अभिषेक बनर्जी जी ने अमित शाह जी को एक डिफेमेशन केस में नोटिस भेजा। 2 दिन पहले बीजेपी जन मोर्चा के स्टेट सेक्रेटरी 100 ग्राम कोकेन के साथ पकड़ी गई, और उन्होंने सीधी उंगली उठाया कैलाश विजयवर्गीय और राकेश सिंह के ऊपर कि ये लोग ड्रग्स की तस्करी में शामिल हैं। उसके 2 दिन बाद ही सीबीआई का नोटिस आ गया। अब हम लोग तो कोऑपरेट कर रहे हैं, ये पूरा देश देख लिया। राकेश सिंह को आज बुलाया गया था लाल बाजार में सवाल जवाब के लिए शाम को 4 बजे। वो उन्होंने चिट्ठी दिखा दिया, हम यहाँ पर नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि हम हाईकोर्ट चले गए, हाईकोर्ट उनका पीआईएल रिजेक्ट कर दिया। पुलिस उनके घर पे गए तो उनके बेटे ने लोकल आदमियों को बुला के पुलिस के साथ मुठभेड़ चालू कर दिया। तो ये तो साफ है कि कौन कोऑपरेट कर रहा है और कौन छुपाने की कोशिश कर रहा है। और एक चीज मैं आपको बता देता हूँ क्यों ये पॉलिटिकल वेंडेटा है। हमारे देश में राजनीति जब भी होता है, किसी प्रदेश में इलेक्शंस होते हैं, बहुत हथकंडे, साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल होता है। पर ये पहली बार है बीजेपी जो पर्सनल वेंडेटा पे उतरी आएगी, जो लोगों के घर पे उनकी बेटी बहुओं के ऊपर हाथ उठा रहे हैं। मैं उनको ये कहना चाहता हूं कि देखिए, आप अगर ये करेंगे और जो पॉलिटिकल कटसी है उसको अगर भूल जाएंगे तो आज आपके भी बहुत नेताओं के गाने बजाने और खाने पीने के वीडियोस है जो मार्केट में आ जाएंगे, वो भी शोभा नहीं देता राजनीति में। मैं नाज़िया आ रहा हूं यहाँ पर हो रहा है। और मैं अंतिम एक ही चीज बोलूंगा राज लहड़ी जी को कि राज लहड़ी जी, आपने एक गांव का एग्जांपल हमारे पास दिया, जो मैंने केके शर्मा को भी बोला। ये ऑन रिकॉर्ड है कि 58,000 करोड़ अंडर द जल स्वप्न प्रकल्प प्रोवाइड्स फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर टू 2 करोड़ हाउसहोल्ड्स इन बंगाल। तो थोड़ा इसको सब देख लीजिएगा। राइट, नाज़िया जल्दी क्विक, दिन में जाना चाहता हूं कांग्रेस में। सबसे पहली बात कि पैमेला गोस्वामी के अरेस्ट होने से 2 दिन पहले तक कुणाल घोष की बहुत सारी लंबी चौड़ी कॉन्वर्सेशन और व्हाट्सएप कॉल हो रहा था। तो कुणाल घोष जाने और पैमेला गोस्वामी जाने के आपस में क्या किसने पकी है? आप चुप रहिए, आपकी बात मैंने क्यों चुप रहे? एकदम चुप रहिए। तो कुणाल घोष जाने, एकदम बकवास बात की है ये। कुणाल घोष जाने और नाज़िया आराम से आपस में क्या उन्होंने उंगली किसी पे उठाया, और उसके बाद वो कह रहे हैं कि नहीं, कुणाल घोष और पैमेला गोस्वामी का घनिष्ठ रिश्ता था, नहीं मानेंगे। अगर आज एक बीजेपी मानेंगे ही नहीं। कुणाल घोष ने खुद चैनल वो तो खुद कह रहे हैं कि बीजेपी के नेता ने फंसाया है। वो तो कह रहे हैं कैलाश विजयवर्गीय उस पे बात कीजिए। सिटीजनशिप के बारे में, इलीगल कंस्ट्रक्शन, कैलाश विजयवर्गीय क्यों करता है? एजुकेशन इसलिए आराम से नाज़िया आराम से भाषा का ध्यान रखेंगे। कुणाल
मैं तो पॉइंट पे बात कर रही हूँ, फालतू की चिल्लाती है। पॉइंट पे बात कीजिए। आज एक बीजेपी की नेत्री अरेस्ट हुई है, वो तो टीएमसी पे उंगली उठाया, वो तो आपके नेता पे उंगली उठाया कि वो डब की तस्करी करते हैं। आज रूपा गांगुली को सीआईडी में बच्चों की तस्करी के सवाल क्यों उठाते हैं? शुभेंदु अधिकारी आलोक भाई, राइट, मैं दोनों को रोक रहा हूँ, दोनों को रोक रहा हूँ। आलोक जी का नाम दिया मैंने, राइट, आलोक जी का नाम दिया मैंने। ठीक है नाजिया, मैं आता हूँ। आलोक जी, आलोक जी। देखिए प्रतीक भाई आज का विषय बंगाल का है। बंगाल थर्ड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है हिंदुस्तान का। हमारी सरकार तो बहुत लंबे टाइम से वहां नहीं है, कमियां भी रही होंगी, जिसकी भी सरकारें रही हों, लेकिन अब तो विकास की सरकार है ना केंद्र में। जी बिल्कुल। हम जानना चाहते हैं भाई, जिन रोहिंग्या के ऊपर और बांग्लादेशियों के ऊपर मोदी जी ने चुनाव लड़ा, और कितनी तो बॉर्डर पर फेंसिंग की मोदी साहब की सरकार ने, कितने रोहिंग्या मुसलमान वापस चले गए, कितने बांग्लादेशी वापस चले गए, कितने एयरपोर्ट बनाए मोदी जी ने बंगाल में, कितने यूनिवर्सिटी बनी, कितने हॉस्पिटल बने। जो अभी के शर्मा साहब मेरे बड़े भाई कह रहे थे कि हम तो गिफ्ट देने गए थे, भाई 7 साल हो गए, 2-4 गिफ्ट बताइए कि मोदी जी ने नींव रखी थी ये यूनिवर्सिटी की और यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं। दुर्भाग्य इस बात का है कि जब जब चुनाव आता है तो इस तरह से डिरेल किया जाता है मुख्य विषयों से। हिंदू मुसलमान कर दीजिए, प्रभु राम और माँ दुर्गा को ले आइए, और ये दोनों कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। और पूरी तरह से दोनों इसी काम पे लगे, दोनों अपनी कमियों को छुपाने के लिए, ममता जी भी और बीजेपी भी। मैं केवल ये जानना चाहता हूं कि जो शुभेंदु अधिकारी और मुकुल रॉय और हेमंत बिस्वा शर्मा, जिनकी सीडी बीजेपी ने लॉन्च की थी, वो आज पूरी तरह से उसे निरमा के वॉशिंग पाउडर से धुलकर बीजेपी में चले गए। आपने 7 साल हो गए केंद्र में सरकार, सीबीआई ईडी की बात कर रहे हैं आप। कितने तृणमूल के या किसी भी पार्टी के लीडर्स को बंगाल में कन्विक्ट किया है आपने, कितनी एफआईआर लॉन्च की हैं। चुनाव आ जाता है, मैंने इतनी लंबी लिस्ट आपको बताई। मुझे एक वाकया याद आ रहा है 2015 का, प्रतीक भाई, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है। मुख्यमंत्री हिमाचल की बेटी की शादी थी, हिमाचल के मुख्यमंत्री की बेटी की शादी थी, और फेरों से 2 घंटे पहले सीबीआई ईडी की टीम पहुंच गई थी उनके यहाँ। जिस दिन तो उन्होंने अभी राजलहरी साहब ने भी एक डेट बताई थी आपको, जरूर आपको उसका भी देना चाहिए था जवाब, रेफरेंस देना चाहिए। और जहां तक श्री राम, मुझे बिल्कुल याद है, 76 का मसला बिल्कुल याद है वो डेट भी। और उस समय पर देखिए प्रतीक भाई, उस समय पर हालत ये थी कि सीबीआई के केसेस दर्ज हुए, सीबीआई ने केंद्र सरकार के खिलाफ केसेस दर्ज किए। उस समय पर यूपीए 1 और 2 में केंद्र सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर्स के खिलाफ केसेस दर्ज हुए। मैं पूछना चाहता हूं कि आज तक पिछले 7 साल में किसी पूर्व भी कैबिनेट मिनिस्टर के खिलाफ कोई एफआईआर हुई है? मैं ब्रेक में जाना चाहता हूं, ब्रेक के बाद जब लौटूंगा तो के शर्मा से मुखातिब होंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को सीधे अपने मेहमानों के पास ले जाएंगे, उसके सिरे को। और के शर्मा जी, मैंने कहा था ब्रेक के बाद मैं आपके पास आऊंगा सीधे, क्योंकि आलोक शर्मा जी ने बार बार इस बात की तरफ उल्लेख किया कि सीबीआई का समय और दुरुपयोग दोनों हुआ है, और इस मामले में भी उनको वही बात उन्होंने सामने रखी। के जी प्रतीक जी, ऐसा देखिए, इस देश में 5 वर्षों में निरंतर हर वर्ष जो है 4 से 5 चुनाव होते हैं। और यदि आप ये विचार करें कि यदि कानून रुक जाए या एजेंसियां काम न करें क्योंकि चुनाव है, तो जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं उसको पकड़ा भी ना जाए क्योंकि चुनाव है, तो ये कह के तो नहीं छोड़ा जा सकता। अब देखो, साल भर में हर 4-5 राज्यों के चुनाव होते हैं, त्रिस्तरीय चुनाव है, कभी निकाय के चुनाव है, कभी विधानसभा के, कभी लोकसभा के। तो क्या करें, सारी एजेंसियां काम बंद कर दें? मैं ये पूछना चाह रहा हूं। मैं एक चीज आपको मैंने पहले ही कहा कि पहले नवंबर में इस पर एफआईआर हुआ। इनके अभिषेक जो हैं, उनके एक मित्र जो कि युवा मोर्चा के सेक्रेटरी हैं विनय मिश्रा, उनके यहाँ छापा पड़ा। उनकी यानी गिरफ्तारी के लिए सीबीआई जो है लगातार उनको नोटिस दे रही थी, बुला रही थी। 45 जगह छापे पड़े हैं प्रतीक जी। और ये आज, उस समय नवंबर में चुनाव नहीं थे। 4 बार लुकआउट नोटिस जारी करने के बाद भी विनय मिश्रा फरार हो गए। और इसके बावजूद ये टीएमसी पार्टी उनके बचाव के लिए कोर्ट गई, हाई कोर्ट, वहां से उसका खारिज हो गए। आज तक वो अभी उनके लिए लुकआउट नोटिस जारी है। उस जो छापे पड़े थे उसमें जो लिंक निकले हैं, उससे जो है इनके परिवार के लिंक निकल रहे हैं।
पैसे का ट्रांजैक्शन का जो है सिस्टम उसमें दिख रहा है, तो क्या करें, उसकी जांच न करें, क्योंकि चुनाव है। चुनाव है, इसलिए जो है एजेंसियां हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएं और सीबीआई काम न करे। तो ये केवल इस तरह का बनाना कि झूठ बोलना, लोगों में गलत फहमी पैदा करना है। और अभी ये कह रहे थे 1 मिनट की महिला और महिलाओं पर अत्याचार की बात, मैं प्रतीक जी याद दिलाना चाहता हूं, आप उस समय एक बहुत अच्छा प्रोग्राम हमारे यहाँ कनाट प्लेस में उस समय होता था, जब बंगाल के पंचायत चुनाव थे। आज भी आपका वो भैया जी का शो वही है, पंचायत चुनाव था। जब पंचायत में महिलाएं फॉर्म भरने गई, इनके गुंडों ने किस तरह से मारा हुआ महिलाओं को, और जीती हुई महिलाएं वहां रह नहीं पाई। झारखंड में 100 सरपंचों ने जाकर स्थान को शरण लिया। ये न औरतों को इन्होंने गिना, ना आदमियों को गिना। यहां तक कि कोर्ट को कहना पड़ा कि फॉर्म भी जो है आप ऑनलाइन भरिए। ये इस तरह की गुंडागर्दी, उस समय इनको महिला मां बहन, वो बंगाल की मां और बहन नहीं है, वो बंगाल की महिलाएं नहीं थी जब ये महिलाओं पर अत्याचार कर रहे थे वहां पर। और आज भी जिस तरह की हिंसा होती है, क्या उसमें जो है जिस ढंग से लाठीचार्ज करते हैं, क्या वहां की माता बहनों पे लाठी नहीं कर रही है? किस तरह की हिंसा नहीं कर रहे हैं लोग इनके गुंडे? आज उसके एक बात कह के खत्म करूंगा, कांग्रेस के मुंह में तो दही जमी पड़ी है, क्योंकि वो बोल ही नहीं सकते। इनके तो कार्यकर्ता ये वही आज कम्युनिस्टों से हाथ मिला रहे हैं, जिस कम्युनिस्टों ने कांग्रेस के एक कार्यकर्ता को काट के, उसका बोटी बोटी काट के उसकी मां को उसके खून पीने को मजबूर किया था, उसके साथ ये कांग्रेसी समझौता करके चुनाव लड़ रहे हैं। इनसे ज्यादा और कोई गिरा हुआ व्यक्ति कौन हो सकता है? प्रतीक जी हो गया जो अपने परिवार की जवाब देंगे। पहले टीएमसी वेरी क्विक साथी संगठन बने। एक सेकंड हो गया तो आपका सुन लिया के शर्मा जी, थोड़ा सुन लिया आप जवाब। पहले तो मैं दर्शकों को बता दूं, ये जो प्रधानमंत्री जी जो हुगली में आए थे गिफ्ट देने, जो के शर्मा जी कह रहे हैं, इसका फाउंडेशन स्टोन ममता बनर्जी जब रेल मिनिस्टर थी 2010-11 में, तब उन्होंने ये किया था। और 2014 के बाद सेंट्रल ने इसका फंडिंग नहीं दिया था, तो अभी फंडिंग देके मोदी जी ने इसको चालू किया, फोटो खिंचवाने आए थे बंगाल में। पहला बात। दूसरा, आपने बोला भैया शिलान्यास करके क्यों बंद हो गया, काम क्यों नहीं किया? फिर काम क्यों नहीं किया? शिलान्यास ही तो किया, पत्थर ही तो गाड़ा है लोगों पे। आप अभी तो पत्थर ही तो गाड़ा, और क्या किया? क्यों नहीं काम किया? जब रेल मंत्री ममता बनर्जी थी, फिर उसके बाद तो कई आपके रेल मंत्री बने, क्यों नहीं काम किया आप लोगों ने? केवल शिलान्यास करोगे, केवल शिलान्यास करने का काम है। ठीक है के जी बोलने दीजिए, टीएमसी को बोलने दीजिए। मैं के शर्मा जी को और बात बोलना चाहता हूं। अभी देखिए मुद्दा ये नहीं है कि सीबीआई और ये, अगर सीबीआई जांच और क्रिमिनल लोगों को अगर टिकट ही नहीं मिलना चाहिए और क्रिमिनल जांच को पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहिए, तो आपके राज्यसभा और लोकसभा में बीजेपी के 113 ऐसे एमपी है जिनके अगेंस्ट में क्रिमिनल चार्ज और कुछ के अगेंस्ट में तो रेप चार्जेस भी है। तो ये सब हमें मत बताइए। अब बात है बंगाल इलेक्शन लड़ा जाएगा डेवलपमेंट के मुद्दे पे। हमने जो किया है वो 10 साल का रिपोर्ट कार्ड सफेद और ब्लैक एंड व्हाइट में जिसको कहते हैं छपा हुआ है, आप विश्लेषण कर सकते हैं उसका। पर मोदी जी के कुछ प्रोमिसेस मैं बता दूं जल्दी। 2 करोड़ युवाओं को नौकरी, 10% जीडीपी में बढ़त, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, 100 स्मार्ट सिटी, 15 लाख बैंक अकाउंट। ये हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था 50 दिन दीजिए सब पैसा आ जाएगा। विजय माल्या अभी भी लंदन में घूम रहे हैं। ठीक है रिजू, आप बंगाल में डेवलपमेंट पे लड़ेंगे, हम लड़ेंगे आपसे। बस 10 सेकंड। और जवाब में क्या मिला? पेट्रोल 100 रुपया, गरीब आदमी, मिडिल क्लास आदमी मर गया है। ममता बनर्जी ने 1 रुपया घटाया, बाकी स्टेट्स अपने टैक्स घटा रहे, गरीबों को थोड़ा राहत। ठीक है आलोक जी देन राज जी, ऑफ कोर्स राज आऊंगा मैं, राजधानी आऊंगा मैं। आलोक जी देखिए, मुझे लगता है कि सबसे पहले तो बीजेपी को यही सोच लेना चाहिए कि कम्युनिस्टों के साथ भी, मुलायम जी के साथ भी, मायावती जी के साथ भी, सभी के साथ सरकारें बनाई हैं इन्होंने। तो इमरजेंसी के बाद जो सरकार बनी थी उसमें साथ शामिल था। आपको कुछ नॉलेज है आलोक जी, कब बनाया मुलायम जी के साथ? सुनिए ना भाई, कब बनाया मुलायम जी के साथ? अरे आप सुनिए ना भाई, अरे भाई याद कर लीजिएगा, आप यूपी से ही आते हैं, याद कर लीजिएगा। उसके बाद अजीत पवार जी के साथ नाम ले रहे हैं, चाहे वो कुछ घंटे चली वो अजीत पवार। अरे भाई सुनिए ना,
मैं बता तो रहा हूँ ना, बीजेपी और कम्युनिस्ट दोनों एक सरकार में साथ थे। नहीं, कम्युनिस्टों के साथ आप बताओ ना, जिन्होंने आपके कार्यकर्ताओं की हत्या की। बता तो रहा हूँ भाई, इमरजेंसी के टाइम में को खून पीने के लिए मजबूर किया, टाइम में आपने बनवाई थी। आप हाथ मिला के वहां चुनाव लड़ रहे हैं और केरल में उनके विरुद्ध लड़ेंगे, बंगाल में साथ लड़ेंगे। ये दोगलापन कहां से आता है आप लोग को? मुझे ये लगता है, दोगलापन का कारण बताइए। मुझे ये लगता है, दोगलापन का कारण बताइए कि केरल में आलोक जी बताएं, आलोक जी बताएं, बंगाल में साथ लड़ेंगे। ये कौन सी राजनीति है आपका? राइट आलोक जी, ये कौन सी राजनीति है? इसका जवाब दीजिए। अजीत पवार सबसे भ्रष्ट आदमी था महाराष्ट्र में, और उसके साथ आपने सरकार बनाई। ये कौन सा दोगलापन था? हेमंत बिस्व शर्मा सबसे भ्रष्ट आदमी था जब वो कांग्रेस में था, आज वो सबसे ऊपर है आपके यहां। ये कौन सा दोगलापन है? शुवेंदु अधिकारी की पैसे लेते हुए टेबल के नीचे आपने सीडी जारी की थी, आज वो गंगा स्नान करके कौन सा दोगलापन है? ये पूरे देश को आप राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाते हैं और आईएसआई पठानकोट में जांच करने आती है, कौन सा दोगलापन है? बहुत लंबी लिस्ट है, केरल में बहुत लंबी लिस्ट है, वापस आते हैं। और पश्चिम बंगाल में बता दिया ना मैंने, सुनिए जरा, आप बौखलाइए मत, बौखलाइए मत, ये कौन सी आपकी बौखलाइए मत आप। अरे सुनिए ना भाई, कौन सा जो है दोहरा चरित्र है, इस पर जवाब आपकी बौखलाहट बहुत कुछ बता रही है, मुझे आपकी बौखलाहट बहुत कुछ बता रही है। वापस आते हैं, वेस्ट बंगाल पर आते हैं हम। वेस्ट बंगाल में आलोक जी जल्दी, आलोक जी दूसरे लोग, आलोक जी जी, शर्मा जी जी जी, आलोक जी देखिए, ये बोलने नहीं देंगे। इनकी आदत ही ये है कि जब जवाब ना हो तो कुतर्क करने लग जाओ। मुझे लगता है कि नहीं, अभी का एक विषय, वेरी क्विक सुनिए तो सही आप जी जी बोलिए। देखिए, मुझे लगता है कि जो अभी एक बीजेपी की अभिनेत्री कोकेन के साथ पकड़ी गई, उसने चिल्ला चिल्ला के टीएमसी का नाम या कांग्रेस का नाम नहीं लिया, उसने बीजेपी के लीडर का नाम लिया। ये तो हो गया आलोक जी, ये तो जवाब आ गया। विजय वर्गीय का राइट हैंड राकेश सिंह, आलोक जी ये तो आ गया जवाब। अब बात आते हैं पिछले 10 वर्षों से। आपके पास जवाब नहीं है, आपका दोगला चरित्र कांग्रेस। मैं दोनों को रोक रहा हूँ, राजनरी साहब, राजनरी साहब, मैं दोनों को रोक रहा हूँ, राजनरी, क्या हर्ष हुआ? 2G का क्या हर्ष हुआ और कोलगेट का क्या हर्ष हुआ? आलोक जी आपने बोला, देखा, आलोक जी आपने बोला, पूरे देश को गुमराह किया। आलोक जी आपने बोला, 1,76,000 करोड़ रुपए का घोटाला बताया, एक आदमी के खिलाफ चार्जशीट। 2G आपने बोला और राजनरी मैं बता पाऊंगा। एक राजनीतिक विश्लेषक के और पे मेरा ये सभी राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता या फिर उनके प्रतिनिधि जो यहाँ पे उपस्थित है, इनसे एक नागरिक होने के नाते एक प्रश्न है कि यहाँ पे चुनाव के बारे में एक प्रश्न उठाया गया कि हर साल में 4-5 चुनाव होता रहता है। क्या सभी राजनीतिक पार्टी या फिर इस संदर्भ में एक जगह आप वन नेशन वन इलेक्शन इसकी बात करेंगे या नहीं करेंगे? इसके जो सुफल है इसके बारे में क्या वो विचार करेंगे, जैसे 1951 के फर्स्ट जनरल इलेक्शंस हुए थे? ठीक है सर, पहला। दूसरा सवाल है जल्दी क्विक, अब अभी यहां पे कहा गया कि 1975 के टाइम पे किसी के बारे में भारतीय जनता पार्टी के कोई किसी सरकार बनी थी कम्युनिस्ट्स के साथ, तो भारतीय जनता पार्टी 1975 में शायद फॉर्म नहीं हुआ था, वो 1980 में फॉर्म हुआ। और लास्ट आखिर सवाल है, ये जो भारतीय जनता पार्टी की जो नेत्री को पकड़ा गया है तस्करी करने के लिए, क्या ये तस्करी वो भारतीय जनता पार्टी में आने से पहले करती थी या फिर मतलब उसके बाद उन्होंने शुरू किया? तौसीफ खान साहब, तृणमूल कांग्रेस की तौसीफ खान साहब, आई विल गिव चांस टू तौसीफ खान साहब, प्लीज रिस्पॉन्ड जी, आपके सवाल। देखिए ये तो सिर्फ कहने सुनने की बातें हैं, लोगों का ध्यान को भटकाया जा रहा है। ये सीबीआई के द्वारा एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है, क्योंकि अभी 2 दिन पहले तक जो ये सीबीआई को भेजने से पहले तक बीजेपी बंगाल में पूरे बैकफुट में है। यहाँ पे जो उनके नेताओं ने जिस तरीके से कैंपेन किया है, बंगाल की जनता उनके सेंटिमेंट्स जो है बीजेपी के विरुद्ध है। ना तो बीजेपी का कोई यहाँ चेहरा है कि वो अल्टरनेटिवली ममता बनर्जी के खिलाफ प्रेजेंट कर सके, और ना ही उनका जो कैंपेन है वो सही चल रहा है, क्योंकि उन्होंने आज की बात, तौसीफ खान साहब माफी चाहूंगा, आज अभी बस सिर्फ यही रोकूंगा, लेकिन कल फिर होगी मुलाकात, बने रहिए हमारे साथ।